तो मैंने कहा देखो डीडू भाई, आज मैं 16 साल का हूँ, जब 18 का हो जाऊंगा तो मेरा मत्था ज़्यादा खराब होगा, और जब मत्था ज़्यादा खराब होगा तो मेरे हाथ से तिलोकी का हो जाएगा मर्डर, और मैं चला जाऊंगा तिहाड़, और जब तिहाड़ से 12-14 साल के बाद निकलूंगा तो ये ज़माना, ये दुनिया मुझे जो है अपनाएगी नहीं, तो मैं उल्टे सीधे काम करूंगा, हाफ मर्डर करूंगा, फुल मर्डर करूंगा, और मैं देखते देखते गैंग बना लूंगा, फिर गैंगस्टर बन जाऊंगा छोटा मोटा। मेरा उठना बैठना जो है वो दाऊद के साथ, छोटे राजन के साथ, छोटे शकील के साथ होगा, तो फिर इनमें से किसी ने भी अगर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया तो मैं इंटरनेशनल जाऊंगा। तो वहां फॉर एग्जांपल समझो कि फ्लाइट पकड़ी और मुझे सुपारी मिली सिंगापुर की। अब मैं सिंगापुर पहुंचा, मैंने बंदा उड़ाया, और मेरी फ्लाइट अगले दिन की है वापसी की। तो रात को जब मैं होटल में होऊंगा, चाय लूंगा, एक आध पैग लगाऊंगा, थोड़ी गजल सुनूंगा, तब भी तो ख्याल मुझे गीतू का ही आएगा ना। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर खेला करते थे। लड़के को लड़की का हाथ थामना बहुत अच्छा लगता था, और लड़की को भी लड़के का हाथ थामना बहुत अच्छा लगता था। दोनों एक दिन एक दूसरे का हाथ थाम कर खेल रहे थे। हवा तेज चल रही थी, वहां धूल मिट्टी थी। लड़की की आंख में जाकर कुछ गिर गया, तो लड़की को होने लगी तकलीफ, तो लड़के को होने लगी फिक्र। लड़के ने क्या किया, अपनी शर्ट के नीचे के हिस्से को ऐसे मुट्ठी में भींचा और गरम गरम भाप लड़की की आंख पर रखने लगा। पर लड़की को कोई असर हो नहीं रहा था, क्योंकि गरम गरम भाप जो है वो लड़की की आंख तक पहुंचने से पहले ही ठंडी हो जाती थी, ऐसा लड़के को लगा। तो लड़के ने क्या किया, अपनी शर्ट को छोड़ा और लड़की के चेहरे को थामा, और लड़की की आंख पर डायरेक्ट गरम गरम भाप रखने लगा। अब असर हो रहा था, अब असर होने ही वाला था कि एक चांटा लड़के को पड़ा, और लड़के ने जब पलट कर देखा तो लड़की के चाचा खड़े थे। लड़की के चाचा ने लड़की को भी एक चांटा मारा, और डांटते हुए उसे हवेली के अंदर ले गए और दरवाजा कर दिया बंद। अब लड़का जो था बेचारा मायूस, उदास, अकेला ही खेलता रहता गली में, घर पर भी चुपचाप बैठा रहता। तो मां ने उसके लिए राजमा चावल बनाए। अब जब राजमा चावल भी लड़के ने मजे ले लेकर नहीं खाए तो मां को हुई चिंता। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ है? दो चार मर्तबा जब पूछा तो बच्चे ने, बेचारे ने रो रो के पूरी कहानी कथा सुनाई। अब मां ने हवेली की तरफ घूर के देखा और बोली, मोनू मेरे प्यारे बच्चे, तू चिंता ना कर, मैं तेरी शादी जो है गीतू से भी अच्छी लड़की से करवाऊंगी। तो मोनू, वो प्यारा बच्चा, यानी कि मैं, मनु ऋषि चड्डा, उम्र 7 साल तब, और गीतू वो प्यारी सी लड़की, हाथ कोमल कोमल थे उसके, उम्र 6 साल तब। अच्छा, ये कहानी जो है, ये कहानी उस दौर की है जब ऐसे हादसे जब हो जाते थे, और हमारे इलाकों में कम से कम लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं होती थी। यहां तक कि जो लड़कियों का नैतिक अधिकार होता है ना, गोलगप्पे खाना, उन्हें गोलगप्पे भी बाहर जाकर खाने की इजाजत नहीं थी। किसी बड़े के साथ जाना है जाओ, और बड़े के साथ ही वापस आओ। लड़कियों के माँ बाप को ऐसा लगता था कि लड़की सुंदर है, प्यारी है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए कि लड़की बीमार रहने लगे। ठीक बात है। लड़कियों के माँ बाप को यह भी लगता था कि लड़की सुंदर है, प्यारी है, कहीं किसी लड़के की नजर उस पर ना पड़ जाए कि लड़का भी बीमार रहने लगे। उन्हें यह भी लगता था कि लड़की प्यारी है, सुंदर है, कहीं इसी की नजर किसी से ना लड़ जाए कि पूरा खानदान ही बीमार रहने लगे। तो इन दरवाजों का, इन बंद दरवाजों का एक मकसद ये भी था कि इश्क को पनपने ही ना दो। पर मेरी दादी एक बहुत प्यारी बात बोलती थी। वो बोलती थी कि दिलों के रिश्तों में जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर खिड़कियां खुल जाती हैं। तो खिड़कियों का भी कुछ ना कुछ तो मकसद होता ही होगा, नहीं? तो ये कहानी है पुरानी दिल्ली की, पुरानी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की, पुराने मोहल्ले के एक पुराने रईस की, उसकी पुरानी हवेली की, और हवेली की एक पुरानी खिड़की की, और उस खिड़की पर रखने वाली एक आशिकाना नजर की, और 16 की इशकदार लिशकदार उम्र की। जब हम 16 के हुए, जब आप 16 के हुए, जब आप 16 के हुए कबीर, अभी आप हो गए, जब हम 16 के हुए तो हम भी 16 के हुए लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें भी उस खिड़की के खुलने का इंतजार होने लगा। ऐसे लगता था जैसे हमारा हक रखा हुआ है उस खिड़की पे,
जिस दिन वो खिड़की खुलेगी उस दिन हमें हमारा हक मिल जाएगा। तो निहारते रहते मन की मुस्कुराती आंखों से घंटों तक, और साथ में चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, अड़ोसी पड़ोसी और किस्म किस्म के ये जो भूतनी वाले अंकल होते हैं, इन अंकलों से डरते भी रहते। ये अंकल लोग जो हैं ऐसे पिछवाड़े पर हाथ रखकर मुंह में गुटखा चबाकर समाज सेवा पर निकला करते थे। समाज सेवा मतलब आज किसी उभरते हुए आशिक को पकड़ेंगे और उसके कान के नीचे दो धरेंगे और उससे पूछेंगे, हाँ भाई किसकी लौंडिया को ताड़ने आता है बे। इनमें से एक थे त्रिलोकी अंकल। अब त्रिलोकी अंकल जो थे ये रामलीला में बनते थे रावण, तो हमेशा कैरेक्टर में रहते थे। और जब कसम से ये अपनी गरजती आवाज में पूछते थे, बताओ किसकी लौंडिया को ताड़ने आया है, जय शंकर, तो कहीं उभरते हुए आशिक बेचारे पैंट में सुसु कर देते थे। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ब्लैडर जोड़ा स्ट्रांग था। हम ऐसे बात बात पर सुसु नहीं करते थे, क्योंकि हमारे घर में हमारे टीटू भाई थे, और टीटू भाई जो थे वो हमारे गुरु भी थे, हमारे उस्ताद भी थे। आशिकी की जितनी भी बारीकियां हैं सब हमने उन्हीं से सीखी थी। तो कोई भी तकलीफ हमें होती, कोई भी टेंशन, कोई भी कंफ्यूजन, तो हम उनके सामने रख देते और वो हमें यूं झट से कोई फॉर्मूला दे देते। तो हमने ये त्रिलोकी की भी प्रॉब्लम जो थी उनके सामने रखी। हमने भाई उन्हें कहा कि देखो टीटू भाई, हमें तो आपके जैसा आशिक बनना है, दिमाग बहुत खराब रहता है, इस त्रिलोकी ने खून में आग लगा रखी है, और कहीं गलती से मैं क्रिमिनल ना बन जाऊं। तो टीटू भाई ने बोला कि भाई क्रिमिनल कैसे बनोगे, आशिक बनो ना बनो, ऐसा ना तो थिंग। तो मैंने कहा देखो टीटू भाई, आज मैं 16 साल का हूँ, कल को मैं 18 का हो जाऊंगा, जब 18 का हो जाऊंगा तो मेरा मत्था ज़्यादा खराब होगा, और जब मत्था ज़्यादा खराब होगा तो मेरे हाथ से त्रिलोकी का हो जाएगा मर्डर, और मैं चला जाऊंगा तिहाड़, और जब तिहाड़ से 12-14 साल के बाद निकलूंगा तो ये ज़माना, ये दुनिया मुझे जो है अपनाएगी नहीं, तो मैं उल्टे सीधे काम करूंगा, हाफ मर्डर करूंगा, फुल मर्डर करूंगा, और मैं देखते देखते गैंग बना लूंगा, फिर गैंगस्टर बन जाऊंगा छोटा मोटा। और जब मैं छोटा मोटा गैंगस्टर बनूंगा तो मेरी जो है तसल्ली उससे होगी नहीं, तो फिर मैं बॉम्बे जाऊंगा बड़ा गैंगस्टर बनने, और बॉम्बे में मेरा उठना बैठना जो है वो दाऊद के साथ, छोटे राजन के साथ, छोटे शकील के साथ होगा। तो फिर इनमें से किसी ने भी अगर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया तो मैं इंटरनेशनल जाऊंगा, और जब मैं इंटरनेशनल जाऊंगा तो वहां फॉर एग्जांपल समझो कि फ्लाइट पकड़ी और मुझे सुपारी मिली सिंगापुर की। अब मैं सिंगापुर पहुंचा, मैंने बंदा उड़ाया, और मेरी फ्लाइट अगले दिन की है वापसी की। तो रात को जब मैं होटल में होऊंगा, स्नान करूंगा, शार लूंगा, एक आध पैग लगाऊंगा, थोड़ी गजल सुनूंगा, तब भी तो ख्याल मुझे गीतू का ही आएगा ना। और जब मुझे गीतू का ख्याल आएगा तो मुझे फिर त्रिलोकी की याद आएगी, और फिर मुझे लगेगा कि उसे मारना नहीं चाहिए था। टीटू भाई प्लीज, टीटू भाई मुझे आपके जैसा आशिक बनाओ, मुझे जो है किसी भी हालत में क्रिमिनल नहीं बनना। टीटू भाई ने कहा, बे वो एक गैंगस्टर उभरते हुए नीचे उतर, एक बात सुन, तू पापा का बजाज चेतक जो है वो उठाता है, ठीक है, और गांधी ग्राउंड जो खुला सा मैदान है उसमें राउंड 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 चक्कर लगाता है। अबे वो कोई बड़ी बात नहीं है। पुरानी दिल्ली की ये जो गलियां होती हैं, जिद्दी गलियां, ये मोहल्ले, ये ट्रैफिक, इनके बीच में अगर तू स्कूटर चलाएगा तो मैं तुझे मानूं। मैंने कहा यार ये त्रिलोकी का और स्कूटर का क्या लेना देना, पर हो ना हो टीटू भाई मेरी परीक्षा ले रहे थे और परीक्षा में मुझे पास होना ही होना था। तो मैंने कहा टीटू भाई मैं कहीं भी चला लूंगा। उन्होंने मेरी तरफ चाबी फेंकी और कहा कि चल दोनों भाई दही लेकर आते हैं, तू चलाएगा मैं पीछे बैठूंगा। मैंने हैंडल खोला और मैंने जो है फोल्ड मारा स्कूटर पे, और 1 2 3 किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हुआ, पीछे टीटू भाई को बैठाया और गियर को मैंने पलटा, और मैं वो गया। टीटू भाई ने मुझे हल्के में ले लिया था और मैं वापस उन्हें लेकर आया दही लेकर। अब टीटू भाई ने मुझे कहा, शाबाश मोनू, अब तू आशिक बनने के काबिल है। और टीटू भाई ने मुझे फॉर्मूला दे दिया। अब फॉर्मूला मिलते ही मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मैंने त्रिलोकी की आंख में आंख डाली और बोली कि बेटा अब हम निहार के दिखाएंगे, तू हमें रोक के दिखा। मतलब ऐसा बोला नहीं मैंने, मन में बोला। तो मैंने अपना बजाज चेतक दोबारा निकाला, एक राउंड लगाया, और अब ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला थोड़ा टेक्निकल था। तो स्कूटर जो था वो गली की तरफ मुंह करके खड़ा होता था, ठीक है हितेश भाई। तो टीटू भाई के फॉर्मूले के अनुसार मैंने क्या किया, उसको घर की तरफ मुंह करके खड़ा किया। अब आगे की सीट पे मैं बैठ गया, और जो आईना था, रियर व्यू मिरर, शीशा, उस शीशे का एंगल जो था वो मैंने खिड़की की तरफ सेट किया। अब खिड़की का अक्स आईने में, और मैं आगे की सीट पे बैठकर आईने में अक्स देखता था खिड़की का।
अब मेरी जो पीठ थी वो त्रिलोकी की तरफ, उस खिड़की की तरफ। अब त्रिलोकी का बाप भी नहीं जानता कि जो पुरानी दिल्ली के आशिक होते हैं और टीटू भाई के शागिर्द होते हैं, उनकी पीठ के पीछे भी दो आंखें आ जाती हैं। तो बस मैं वहां बैठकर आराम से निहारता रहता। खिड़की कभी भी खुल सकती थी, क्योंकि गीतू जो है वो हॉस्टल से अपने घर आई हुई थी, और एकदम खिड़की खुल गई। वो क्षण आया, वो पल आया, खिड़की खुली, शीशे में मुझे साक्षात जो है गीतू दिखी। मैंने शीशे को छोड़ा और मैं खिड़की के सामने बिल्कुल नीचे खड़े होकर डायरेक्ट गीतू को निहारने लगा। और गीतू का ध्यान मेरी तरफ आया, वो थोड़ा सा मुस्कुराई। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और गरम गरम भाप अपनी आंख पे रखने लगा। और तभी गीतू ने मुझे हंस के थप्पड़ दिखाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसे थप्पड़ याद था, वो भूली नहीं थी। ये थप्पड़ चाचा का था। क्या बात है। और बस इतना काफी था मेरे लिए एक तरफा प्यार करने के लिए। लेकिन मैंने उसी समय, उसी क्षण ये निर्णय लिया कि अगर गीतू ने कभी मुझे हाँ बोला तो मैं उसकी हाँ को भी नतमस्तक होकर स्वीकारूंगा, और अगर किसी कारणवश उसने ना बोला तो मैं उसकी ना को भी स्वीकारूंगा, चाहे बाहर में जाके रोते रहें, लेकिन ना को स्वीकारेंगे जरूर। तो निहारने का जो ये कनेक्शन है, ये बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। और तभी मेरे पापा की आवाज आई, मोनू। हम पंजाबी लोग हैं तो थोड़ा गरज की आवाजें मारते हैं, धीरे से कोई आवाज नहीं मारता। तो पापा ने जोर से आवाज मारी, मोनू। तो मैंने गीतू को मुस्कुरा के बाय बोला, उसने भी बाय किया, और मैं भागता भागता पापा के पास पहुंचा। पापा के पास जैसे ही पहुंचा, पापा ने खिंचा के एक चांटा मारा और मैं सोफे पे नीचे गिरा। पापा ने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा फेंका, और कागज का टुकड़ा जब मैंने खोला तो वो मेरा रिजल्ट था, लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फेल हुआ था। नहीं, फेल हुआ था, हम लोग सब फेल होते हैं। पर यहाँ मसला फेल का नहीं था, पास का नहीं था। यहाँ मसला ये था कि ये रिजल्ट जो है ये 9 दिन पहले आया था बाई पोस्ट, और मम्मी के हाथ लगा था। और तब मम्मी ने दोपहर को मेरा खूब कुटावा किया था, और रात को पापा ने भी खूब कूटा था। तो एक ही रिजल्ट में फेल होने पर दोबारा सजा क्यों, योर ऑनर? तो मैंने पापा से पूछा, मैंने पापा दोबारा क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा, बदतमीज आदमी, मैंने अभी मेरी नजर पड़ी है कि तुम्हारे पास SUPW में कमर्शियल आर्ट है, यानी कि एक तरीके की ड्राइंग होती है, वो तो ड्राइंग में भी फेल हुए हो यार। पापा ने मुझे चांटा मारा, फाइनल टच जो होता है, और अपने कमरे में चले गए। मुझे सदमा लग गया। मैंने कहा ये बात गीतू के घर तक ना पहुंचे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसी समय गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका, घर आया, मैंने पापा के भी हाथ पांव पकड़ जोड़े, और मैंने पापा को बोला, मैंने पापा प्लीज मैं सुधर जाऊंगा, मुझे एक मौका दो। और पापा ने अगले दिन ही मेरी ट्यूशन शुरू करवाई। और मम्मी ने, ये जितने नालायक दोस्त थे मेरे, जितने भी ये गुटखा पान पराग खाने वाले, इन सबको मेरी लिस्ट से किया बाहर। और टीटू भाई ने जिम शुरू कराया। टीटू भाई ने हाथ जोड़ के विनती की कि मोनू मेरे भाई, ये ओनली विमल, इनकी पैंट और शर्ट पहनना बंद करो भाई, और जीन्स पहनो, स्मार्ट बॉय दिखो, गोला शूज पहनो और अच्छे टी शर्ट्स पहनो। तो हमने उनके साथ जाकर शॉपिंग की, कपड़े भी खरीदे, अपने पर पर्सनल काम भी किया, क्योंकि गीतू के घर में क्या था, अंग्रेजी का बहुत चलन था। तो हमने हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन लगाने शुरू करे, बात बात पे लगाने शुरू करे, बात बात पे, बिना किसी दहशत के। तो अब खुद में एक बदलाव आ रहा था, बदलाव अच्छा भी लग रहा था, बदलाव तारीफ बन के घर भी पहुंच गया था। और घर मतलब मम्मी पापा से कोई भी मिलता तो कहते हैं, भाई मोनू तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, मोनू इज अ गुड बॉय। यहाँ तक कि गीतू की मम्मी ने भी बहुत तारीफ करी कि मोनू सच में बहुत अच्छा लड़का है। तो हमारी तारीफ पहुंची वहाँ, टीटू भाई की सिफारिश पहुंची, और पापा के लाड ने, पापा लाड भी करते थे, ऐसा नहीं था कि कूटते ही थे, पापा के लाड ने हमें जो टीटू भाई की यामा RX 100 थी वो हमें दे दी, और उन्हें बुलेट ले दी। अब मैं यामा RX 100 में इधर उधर घूमता फिरता रहता था। बस दिल में एक ही बात होती थी कि कब गीतू जो है इस बाइक में पीछे वाली सीट पे बैठेगी, वरना इश्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता कभी भी। तो मैं एक दिन ऐसे ही आईने में देखकर अपने बदलाव को महसूस कर रहा था। कोई डोले वाले भी अच्छे थे। मैंने कहा किस बात के डोले बना रखे हैं। मैं नीचे उतरा और मैंने अपनी बाइक निकाली और गीतू के घर के नीचे खड़े होकर मैंने आवाज़ मारी, गीतू। और गीतू के पापा बाहर आए। उन्होंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा गीतू को भेजो ज़रा, विम्पीस जाना है मुझे, स्ट्रॉबेरी शेक पीने उसके साथ।
उन्होंने कहा ओके बेटा भेजता हूँ। और गीतू नीचे आई, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसे बाइक में पीछे बिठाया और मैं गया, कनॉट प्लेस का पूरा चक्कर काटा, विम्पीज़ में स्ट्रॉबेरी शेक पिया और उसके बाद थोड़ी-सी उसको जनपथ में शॉपिंग करनी थी वो करवाई और घर लेकर आया। तो चाचा ने बोला कि बेटा टाइम से जाओ तो टाइम से आया करो, तूने नई-नई बाइक चलानी शुरू की है, थोड़ा डर लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं चाचा। और मैं घर आया, मैं आईने के सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था क्योंकि ये ख़याल था, ये ख्वाब था, ऐसा हकीकत में नहीं होता। पूरी दुनिया के जो माँ-बाप होते हैं ना, मेरे पीयूष मिश्रा, मेरे पीयूष भाई एक बात बोलते हैं, पूरी दुनिया के माँ-बाप 2 चीज़ों के दुश्मन होते हैं, एक इश्क के और दूसरा थिएटर करने के। तो ये ख्वाब लेकिन जो भी था, आता था और पूरी रात कट जाती थी और टेलीफ़ोन मिलाता था उसके घर में, जब वो हेलो बोलती थी, हेलो सुनने के बाद पूरा दिन कट जाता था। और वो रिक्शा पर जब निकलती थी अपने माँ-बाप के साथ और चुपके से वो एक मुस्कुराता हुआ इशारा मेरी तरफ करती थी, वो इशारा मैं कैच करता था और हफ्ता निकल जाता था। अपनी औकात से बड़ा मैंने टेडी बियर दिया उसको। उसको लेकर वो खिड़की पे खड़ी हो गई, जप्फी मार के ऐसे। उस जप्फी की जो गर्माहट थी, वो मुझ तक पहुँची और समझो पूरा महीना कट जाता। तो रात, दिन, हफ्ते, महीने कटते गए और मैं 18 का हो गया और वो 17 की। अब एक पुरानी दिल्ली की और परंपरा है, जब आप इश्क में होते हैं, जब आप आशिक जोड़े होते हैं, तो आपको गोलचा सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने जाने की एक परंपरा भी पूरी करनी पड़ती है। पुरानी दिल्ली का गोलचा सिनेमा हॉल अब जल्दी बिकने वाला है, वो बंद हो गया है। लेकिन उसकी यादों को एक बार मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हुई हैं। तो मैं गीतू के साथ गोलचा सिनेमा हॉल पहुंचा। अब हमारी फ़ोन पर बात होती थी, अब हम बड़े हो गए थे। तो मैं अलग से पहुंचा, वो अलग से पहुंची और गोलचा के अंदर घुसते ही उसके लाल-लाल कालीन पर एक बहुत ही मोहब्बत का एहसास हुआ। लेकिन हम एक फ़ासले पर खड़े रहे। फ़ासले पर इसलिए खड़े रहे क्योंकि डर तो अभी भी था, कोई भी त्रिलोकी चाचा आ सकता था। उल्टे हाथ में गोलचा की एक दीवार थी, शीशे की दीवार, जिसमें छोटे-छोटे टुकड़ों में मैं, सलीम और वो अनारकली से लग रहे थे। और ये सच है कि गोलचा सिनेमा हॉल की वो जो दीवार है, उस दीवार को मुग़ल आज़म के सेट से खरीदा गया था। के आसिफ की मुग़ल आज़म। फिर वो बालकनी की तरफ हम गए, टिकट हमारे पास बालकनी की थी। हम दोनों अंदर घुसे, अंदर थोड़ा अंधेरा था, रास्ता तंग था। तो जब अंधेरा होता है तो आप एक-दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, है ना? हमने एक-दूसरे का हाथ थाम लिया। भाई लोग पकड़ते होंगे, हमने तो थाम लिया। और हम सीढ़ियाँ चढ़े 5, 1, 2, 3, 4, 5 और उल्टे हाथ को हम बालकनी में घुसे, हमने हाथ थामा हुआ था, हमने अपनी सीट ली, वहाँ बैठ गए। अब हम हाथ छोड़ सकते थे, लेकिन हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि सामने जो ऐड आ रहा था, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। तो हमने हाथ नहीं छोड़ा, हाथ थाम के रखा और धीरे से मैंने चींची उँगली को जब गीतू के दबाया, तो उसने अपने काँपते शर्मीले हाथों से मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, फिर हाथ छुड़ाया और अपनी गोद पे रख लिया। अब गोद इतनी दूर थी, इतनी मुझ में हिम्मत नहीं कि गोद से उठा के हाथ को अपने हाथ में ले लूँ, लेकिन इच्छा बहुत थी। मैंने अपने हाथ को हैंडल पर रखा सीट के और मेरा हाथ इंतज़ार करने लगा। धीरे से गीतू ने उस हाथ को बढ़ाया और मेरे हाथ के पास रखा। मैंने हाथ को थाम लिया और फिर थोड़ी ही देर में हमारी सारी उँगलियाँ घुल-मिल गईं और हमारा हाथ एक हो गया। हम फ़िल्म देखने की एक्टिंग करते रहे और एकदम इंटरवल आया। इंटरवल में मैं बाहर आया तो एक ज़िम्मेदारी महसूस हो रही थी, एक ईमानदारी महसूस हो रही थी। दोनों तरफ से बराबर का हिस्सा था, तो एक हिस्सेदारी महसूस हो रही थी। मैंने बड़े ही अदब से और बड़ी तमीज़ से मैंने बोला गीतू को कि गीतू क्या खाओगी? बिल्कुल मेरे पापा जैसे मम्मी को बोलते हैं या भाई भाभी को, मैंने क्या खाओगी? तो कहती है आइसक्रीम खाऊँगी। मैंने कहा नहीं तुम्हारा गला खराब हो आइसक्रीम मत खाओ। कुछ गरम पी लो, कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो या समोसे खा लो। उसने कहा नो आई वांट टू हैव आइसक्रीम। मैंने कहा प्लीज़ डोंट हैव आइसक्रीम, गला ख़राब है आपका। कहती है नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है यार एंड डोंट बिहेव लाइक माय डैड। मैंने कहा आई एम नॉट बिहेविंग लाइक योर डैड, प्लीज़ तुम आइसक्रीम मत खाओ यार, रात भर खाँसी करोगी और फिर मम्मी-पापा भी परेशान होंगे। कहीं न कहीं मुझे भी लगेगा कि मैंने आइसक्रीम खिला दी, आपका ध्यान नहीं रखा। यार बॉस यार मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम्हें खिलानी है खिला दो, नहीं तो मैं अपने पैसों से खा लूँगी। मैंने कहा यार बावली वाली हरकतें मत कर। पागल है
जब मालूम है कि गला खराब हो जाता है कि नहीं गला खराब। आइसक्रीम कभी खानी नहीं चाहिए यार जब गला खराब हो, वो भी स्पेशली जब नवंबर का टाइम है, सर्दियाँ और गर्मियाँ दोनों मिल रही होती हैं। मैंने उसको डांट के बोला, उसने मेरी तरफ घूर के देखा और बोला कि व्हाट डिड यू से। मैंने कहा आइसक्रीम नहीं खाते। नो नो नो, उससे पहले क्या बोला तुमने। मैंने उससे पहले बोला कि आइसक्रीम नहीं खाते, गला खराब हो जाएगा। कहती यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, हाउ डेयर यू कॉल मी बावली। शुक्र है उसको बावली दूसरे वाला वर्ड तो याद ही नहीं रहा, वरना अगले जन्म में भी कुछ नहीं होता। तो उसने बोला कि कैसे तो मैं, अच्छा मुझे ना प्रॉब्लम सारी आज तक ये है कि मुझे अंग्रेजी में लड़ना नहीं आता। फाइनल ड्राफ्ट में लिखना आता है और सारे बैंक के लेटर सब लिख लेता हूँ, पर अंग्रेजी में लड़ना नहीं आता। तो उस दिन भी मैं लड़ नहीं पाया क्योंकि मेरे सारे हैव बिन जो हैं वो तितर बितर हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल से हैव बिन को संभाला और बोला व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल। ऐसा ही हुआ था कुछ, मतलब टॉक टू अ गर्ल, माय सिस्टर इज आल्सो अ गर्ल एंड आई कॉल हर बावली प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन अ डे। तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, ये रिफ्यूजी बना, ये पंजाबी बना, अपने पास रखो। मैंने कहा एक सेकंड, मेरे मन को बहुत बुरा लगा। मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको पहले बताया नहीं, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि उसके चाचा ने भी मेरी ठुड्डी पे हाथ रख के कहा था कि अबे रिफ्यूजी की औलाद। रिफ्यूजी कभी गाली नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि यार पाकिस्तान से बंटवारा होके यहीं तो आए हैं, हम तीसरी जनरेशन थे। तो इसमें इतना बुरा क्या मानना। दोस्तों ने भी बोला रिफ्यूजी, कोई भी बोल देता था अबे रिफ्यूजी के इधर आ, अबे बंटवारे की औलाद इधर आ। हमारा काम कुछ नहीं था, हम पंजाबी थे, गोल्ड की चेन मोटी करते गए और हम लाउड हो गए, लाउड, जिनका मजाक आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरा उड़ाती है। सब बोलते हैं कि चड्डा का फार्म हाउस, चाहे चड्डा पे पैसे हो या ना हो, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने जब बोला तो बड़ा बुरा लगा। तब थोड़ी देर में बोला, मैंने कहा तेरे को बोलने की तमीज नहीं है। कहती है मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा अच्छा चल जा। अरे वो गोलचा सिनेमा हॉल के लाल लाल कालीन से होती हुई बाहर निकली, रिक्शे बैठी और चली गई। ऐसी क्या तुनक मिजाजी यार, सॉरी बोलती तो किल आगे चलता ना। फिर वो निकल गई। अब निकल गई तो निकल गई भैया, हमारे हाथ में तो टिकट थी, हमने जाकर पूरी फिल्म देखने की सोची। हम अंदर अंधेरे में, अंधेरा चाहिए था उस समय, मैं अंधेरे में जाकर बैठ गया और मैं सीट को देखने लगा। अभी तो बस कुछ 6 साल से 18 साल की जिंदगी यहाँ बैठी हुई थी और अब चली गई। और जैसे वो गई थी ना, लगता था कि दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद हो गई। अब उस तरफ से मैंने फिल्म को देखने की कोशिश की और फिल्म ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया फिल्म ने। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। फिल्म थी परिंदा। एक एक कैरेक्टर उसने मुझे बांध लिया, मैं सीट से उठ ही नहीं पाया। मैंने फिल्म पूरी की, मैं दोबारा फिल्म देखने गया क्योंकि मैं आधी नहीं देख पाया था गीतों की वजह से। 3 से 6 देखा और 6 से 9 देखा। और जब मैं बाहर निकला तो मैं परिंदा के पर लेकर बाहर निकला। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, विधु विनोद चोपड़ा और शिव सुब्रमण्यम, जो अब नहीं है, उनके साथ निकला। उन्होंने उसी समय मेरे ख्यालों में मुझे एक पिस्तौल पकड़ाई और बोला कि इसका लॉक खोल, अभी मक्खन का माफिक चलेगी। और एक लंबे भ्रमण पर मैं निकला। वो एक अगली बार बताएंगे वो क्या कहानी थी। लेकिन आज मैं बॉम्बे में हूँ, मैं फिल्मों का हिस्सा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, फिल्में लिख भी रहा हूँ। अच्छे डायरेक्टर्स हितेश केवलिया के साथ मैंने शुभमंगल सादा सावधान की, बहुत अच्छा काम किया। चलो मैं बोल देता हूँ कि फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड भी मुझे मिल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। आज सब कुछ है, खुशियाँ हैं, मज़ेदार है। ऐसी बीवी भी है जो कम से कम इंटरवल में तो छोड़कर नहीं जाएगी, बाकी उसकी मर्जी। रोली मेरी बीवी मेरे सामने बैठी है, बच्चा भी है। हालांकि मेरी बेटी जो है वो अब 21-22 साल की हो गई है। जब 16 साल की थी तो मैं भी बिल्कुल त्रिलोकी था। एनीवे, अब भी जब मैं फिल्म देखने जाता हूँ ना लेडीज एंड जेंटलमैन, कसम से कह रहा हूँ, इंटरवल जब होता है तो इंटरवल में एक चीज मैं हमेशा सोचता हूँ, उस बावली लड़की की बावली याद जरूर आती है और सोचता हूँ कि साला अगर उस दिन उसे आइसक्रीम खिला ही दी होती तो पुरानी दिल्ली के मनु ऋषि चड्डा मोनू तुम्हारे बाप का क्या घिस जाता। कहानी खत्म।
मैं सबसे पहले जब आया था बॉम्बे में, तो पृथ्वी में आया और पृथ्वी में सामने मरहूम शिव सुब्रमण्यम, वो आज नहीं हैं, मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। इरफ़ान खान जिनके साथ मेरी बहुत किस्से बातें होती थी, मैंने ये साली ज़िंदगी एक फ़िल्म लिखी थी उनके लिए, उनको पुरानी दिल्ली से बहुत इश्क था और मैं सब ख़त्म हुआ मामला। जय हिंद।